वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अपन ने सीखा था विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसके एडजस्टमेंट आपको एक सिंगल वीडियो में कवर कराऊंगा ताकि आपका वो जो पूरा टॉपिक है 6 से 10 नंबर का जो आपके 11th क्लास में आ सकता है वो एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ एक चीज हमारे पास बचेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें एडजस्टमेंट्स की, तो एडजस्टमेंट्स होते क्या है बेसिकली सबसे पहले तो ये समझें। एडजस्टमेंट्स कुछ इस टाइप के कुछ नए टॉपिक्स जो कि साल के एंड में या तो हम भूल जाते हैं या फिर हमारी जो भी चीजें होती हैं या जो भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं उनके जो भी इफेक्ट्स आते हैं उन सबको एडजस्टमेंट बोलते हैं। बेसिकली हमारे जितने भी अभी 11th क्लास में एडजस्टमेंट है, 14 एडजस्टमेंट है हमारे पास, वो 14 के 14 एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 फोल्ड इफेक्ट तो होते ही। हर एक एडजस्टमेंट के 2-2 फोल्ड इफेक्ट है। वो 2-2 फोल्ड इफेक्ट कहाँ है, कहाँ गिर रहे हैं, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें अपन इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो अपने को एक चीज समझ आई कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे अलग से टॉपिक्स होते हैं जो कि साल के एंड में हम ऐड करते हैं हमारे अकाउंट्स में। दूसरा, हर एक एडजस्टमेंट के 2 फोल्ड इफेक्ट होते हैं। अब हम जब फाइनेंशियल अकाउंट जब हमने बनाया तो हमने 3 तरीके के अकाउंट उसमें देखे। बेसिकली देखे तो 2 ही थे बट अपन 3 लेते हैं उसको। कौन कौन सा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब हर एक एडजस्टमेंट जो है उसके 2-2 फोल्ड इफेक्ट होंगे, तो वो हो सकता है एक ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में हो जाए, हो सकता है एक P&L एक बैलेंस शीट में हो जाए, हो सकता है एक बैलेंस शीट दूसरा P&L में हो जाए, हो सकता है दोनों ही P&L में हो जाए, कुछ भी है। ठीक है, सो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, तो एक एक करके मैं सारी चीजें बताता हूं। हमारा पहला एडजस्टमेंट जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरे को अपनी कॉपीज में लिख लो। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला वाला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज बेसिकली वो सारा स्टॉक जो कि साल के एंड में हमारे पास बचता है। सर उसके क्या 2 फोल्ड इफेक्ट है? तो 2 फोल्ड इफेक्ट, सबसे पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखते हैं अपन। ये जब अपन ने ट्रेडिंग P&L बनाया था तभी देख लिया था अपन ने कि ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखा था। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे उसके क्रेडिट साइड क्या लिखा आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड लिखाता है हमारा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 फोल्ड इफेक्ट हैं, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट तरफ और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने सर्विसेज तो ले ली है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है सामने वाले। सपोज मान के चलो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सपोज मैं जहां से पढ़ा रहा हूं यहां से मुझे भोपाल जाना है, तो भोपाल जाने के लिए मैंने एक कार हायर करी और उस कार वाले को हायर करने के बाद मैंने क्या करा कि उससे सर्विसेज ले ली, यहाँ से भोपाल चला गया लेकिन उसको पेमेंट नहीं दी मैंने। तो उसको पेमेंट नहीं दी तो वो पेमेंट क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि वो मेरे खर्चे हैं लेकिन अभी तक मैंने दिए नहीं है, उसको पे ऑफ नहीं करा है, तो वो क्या कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ना ऐसे ही एग्जांपल से ही समझ आ गया होगा। पहला तो ये लायबिलिटी हुई। ठीक है, तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के कहाँ लिखा रही है? लायबिलिटी साइड लिखा जा रही है। लायबिलिटी साइड लिख दोगे आप आउटस्टैंडिंग जो भी रिस्पेक्टेड एक्सपेंस है उसका नाम। और दूसरा P&L में उस रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस में आप क्या कर दोगे? उसको प्लस कर दोगे। कि सपोज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे, सामने वाले को 3 और देने, तो टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने के हो गए? 13,000 के हो गए सर। तो हम उसमें क्या कर देंगे? रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे P&L में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, एक नया कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज लायबिलिटी साइड। ये कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। फिर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट कर दी गई है लेकिन अभी उनसे सर्विसेज लेना बाकी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मुझे यहाँ से भोपाल जाना था, मैंने गाड़ी वाले को बुक कर लिया, 3,000 रुपए दिया है लेकिन अभी यहाँ से भोपाल गया नहीं। प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पहला P&L के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें आप माइनस कर दोगे P&L से, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड लिख दोगे। क्यों लिख दोगे बैलेंस शीट के असेट साइड? क्योंकि प्रीपे कर दिया ना, वो हमारा असेट बन गया है।
अब वो जो एसेट बना है उसको हम फ्यूचर में कभी ना कभी उससे अपन बेनिफिट लेंगे। दैट्स व्हाई बैलेंस शीट के एसेट साइड आप लिख दोगे प्रीपेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से P&L में माइनस कर दो। ठीक, अब आते हैं चौथा वाला एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जिसकी सर्विसेज दे दी है और इनकम मिलना बाकी है, एक्रूड है वो इनकम। ठीक है, तो अब इनकम मिलना बाकी है, मैंने सपोज मान लिया चलो मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आपने मुझे अभी ट्यूशन फीस नहीं दी, तो मैं सर्विसेज तो दे चुका हूं लेकिन ट्यूशन फीस नहीं मिली, तो वो इनकम मेरे लिए क्या हुई, एक्रूड इनकम। ठीक है, कि अभी वो इनकम मुझे मिलेगी। तो एक्रूड इनकम का क्या होता है, P&L में रिस्पेक्टेड इनकम में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे उसको, और बैलेंस शीट में किस साइड लिख देंगे, एसेट साइड लिख देंगे। एसेट साइड क्यों लिख देंगे, क्योंकि सर मिलना है ना, अभी फ्यूचर में मिलेगी हमें, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड एक्रूड इनकम लिखा जाएगा। चौथा पांचवा प्रीपेड इनकम, ऐसी इनकम जो कि हमें पहले मिल चुकी है लेकिन हम अपनी उसकी सर्विसेज बाद में देंगे। आप साल के शुरुआत में आए, मुझे मेरी फीस दे गए और आपने बोल दिया कि सर साल भर आप मुझे पढ़ाएंगे, तो वो इनकम मेरे लिए कैसी हो गई, प्रीपेड इनकम हो गई। ठीक है, इस प्रीपेड इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जिसकी अभी सर्विसेज नहीं दी है लेकिन फिर भी हमें इनकम मिल गई। तो अनअर्न्ड इनकम क्या लिखाती है, P&L में इनकम से माइनस हो जाती है, जो भी रिस्पेक्टेड इनकम होगी उससे माइनस कर देना। और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एक अलग से प्रीपेड इनकम करके लिख देना। क्यों लायबिलिटी साइड, क्यों, क्योंकि भाई उनने सामने वाले ने मुझे पहले ही पेमेंट दे चुका है, अब उसने अगर मुझे पहले ही पेमेंट दे दी है तो ये मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं उसको सामने वाले को सर्विसेज दूंगा। दैट्स व्हाई ये क्या लिखाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखाएगी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक ये चार ही है। ठीक है, नहीं समझ आया एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करो, वापस से देखो। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। यहाँ नहीं समझ आएगा तो जब क्वेश्चंस करेंगे उस समय धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा। बेटा ये सारे जो है ये थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जैसे जैसे आप उसका क्वेश्चंस करते जाओगे ऑटोमेटिकली आंसर आपको समझ आते। सिक्स्थ इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सर डेप्रिसिएशन सबसे पहली चीज, डेप्रिसिएशन हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस कहाँ लिखाते हैं, P&L के डेबिट साइड, P&L के डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट में वो जो डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगता है, अपन ने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगते हैं, सर मशीन पे लगता है, प्लांट पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है, फिक्स एसेट्स पे लगता है। तो बैलेंस शीट में उस एसेट से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सपोज मशीन 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, 1 लाख की मशीन दे दी, तो अपन P&L के डेबिट साइड डेप्रिसिएशन 10,000 लिख देंगे। और दूसरा फोल्ड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में जहां मशीन लिखी होगी उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का, तो 90,000 रुपए वहां पे मशीन ले लेंगे। ये दो फोल्ड इफेक्ट हो गए डेप्रिसिएशन। पहला P&L के डेबिट साइड दिखाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड से माइनस हो जाएगा। फिर आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, बैड डेट्स सर वो भी हमारे एक्सपेंसेस है, तो बैड डेट्स P&L के डेबिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा। बैड डेट जो होते हैं वो डेटर्स के होते हैं। कोई बंदा है जिससे मेरे को 1 लाख रुपए लेने थे, 1 लाख में से उसने मेरे से बोला कि सर मैं तो 80,000 ही दे पाऊंगा, 20,000 नहीं दे पाऊंगा, मेरे डेटर कम हो गए, तो मैंने बैलेंस शीट में से डेटर में से उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, माइनस कर दिया। दूसरा P&L के, क्योंकि अब वो मेरा एक्सपेंस हुआ ना, देखो 1 लाख मिलने थे, 80,000 ही मिल रहे, 20,000 क्या लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो जो एक्सपेंस हुआ है वो P&L के डेबिट साइड जाएगा। अब एक बात समझ, ये हो गया क्या, बैड डेट का आइटम। फिर आते हैं बैड डेट के बाद प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये दो टॉपिक के जो फोल्ड इफेक्ट हैं वो बिल्कुल बैड डेट के जैसे ही। ठीक है, क्या क्या, P&L के डेबिट तरफ और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। अगली बात समझ में, ये नो टॉपिक अच्छे से समझ आया आपको। ठीक है, अब आते हैं 10th वाला टॉपिक, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन का क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन जो कि हमें पे करना है सामने वाले को, तो मैनेजर्स कमीशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट साइड लिख दिया अपन ने। दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा क्योंकि हमें उसको पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी है कि हमें सामने वाले को पेमेंट देनी। ठीक है, ये हो गया मैनेजर्स कमीशन। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिकली P&L के डेबिट तरफ, क्योंकि ये भी हमारे खर्चे हमारी फर्म के लिए, और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सामने वाले ने जब हमें कैपिटल दी थी
तो फर्म जो है उस ओनर को कैपिटल देगा। जब वो देगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आते हैं 12th आइटम, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेलफेयर। कुछ गुड्स हमारे पास रखे हुए थे, कुछ क्या बोलते हैं आइटम हमारे पास रखा हुआ था जो कि हमें वेलफेयर चैरिटी के तौर पर बांटना है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेलफेयर, तो ट्रेडिंग में परचेज दिखाता है, परचेज से क्या कर देंगे अपन, उतने गुड्स माइनस कर देंगे। परचेज में अगर उतने गुड्स माइनस हुए तो पीएनएल में किस तरफ आएगा, ये डेबिट तरफ, क्योंकि ये हमारे खर्चे हो गए। ये जो पैसा, अगर हम इसको बेचते तो हमें प्रॉफिट मिलता, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या हुआ, ये खर्चे हो गए, एडवर्टाइजमेंट टाइप के खर्चे हैं। तो क्योंकि ये खर्चे हैं, दैट्स व्हाई ये पीएनएल के किस तरफ आएंगे, डेबिट तरफ। देन ड्राइंग ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, हमने ड्राइंग करे गुड्स पर्सनल यूज के लिए, तो हमारी विड्रॉल हो गई, अगेन ट्रेडिंग के परचेज में से माइनस, क्योंकि हम अगर उसको बेचते, अगर घर नहीं ले जाते तो बेचते तो प्रॉफिट होता, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको घर ले जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग में परचेज से माइनस। और बैलेंस शीट में कैपिटल से ही माइनस। बैलेंस शीट में कैपिटल से क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये हमारा ही कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, उस बंदे का लॉस हुआ है, उस ओनर का लॉस हुआ है, दैट्स व्हाई कैपिटल में से माइनस। यहाँ देखो कैपिटल में प्लस हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों, क्योंकि वो उसको मिल रही थी। ड्राइंग क्या हो रहा है, उसके पास से जा रही है, गुड्स मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पेमेंट है वो तो जा रही है ना, क्योंकि वो जा रही है तो बैलेंस शीट में कैपिटल से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और लास्ट वाला एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस दो प्रकार के होते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, पहले तो ये समझो। एबनॉर्मल लॉसेस मतलब ऐसे लॉसेस होने नहीं थे, गलती से हो गए। सपोज मैं यहाँ से भोपाल जा रहा था, मैंने थोड़ी सोचा था एक्सीडेंट हो जाए, हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस दो तरीके से हो सकता है, एक तो फिक्स एसेट्स का हो सकता है, एक स्टॉक का हो सकता है। तो अगर फिक्स एसेट्स का एबनॉर्मल लॉस है तो पीएनएल में किस तरफ आएगा, डेबिट तरफ, खर्चा हो गया भैया एक्स्ट्रा, तो पीएनएल के डेबिट तरफ। और क्योंकि फिक्स एसेट्स कम हुए तो बैलेंस शीट में एसेट्स से माइनस, जो भी फिक्स एसेट्स कम होंगे एसेट्स से माइनस। एंड लास्ट वन स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक कम हुआ है तो ऑफ कोर्स ही बात है सर, ट्रेडिंग में परचेज से माइनस करवाया होगा आपने, तो ऊपर भी वही कर रहे थे हम, ठीक है, यहाँ भी तो ट्रेडिंग में परचेज से माइनस। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तरफ, क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है। इसमें एक और तीसरा फोल्ड इफेक्ट आता है बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड प्लस किया, ये क्या है, अगर उस स्टॉक का हमने इंश्योरेंस करा रखा था या उस फिक्स एसेट्स का हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट देगी। तो अब यहाँ पे तीन फोल्ड इफेक्ट आएंगे, दो तो नॉर्मल वाले, ट्रेडिंग में से परचेज में से माइनस, और पीएनएल में डेबिट तरफ लिखाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज दिखाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दोगे आप क्या, इंश्योरेंस रिसीव्ड करके या फिर इंश्योरेंस रिसीवेबल करके, कि अभी रिसीव होगा या हो गया है, तो किस तरह आ जाएगा, एसेट में आ जाएगा बैलेंस शीट, क्योंकि वो पैसा मिलेगा ना हमें इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, सो दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक। तो होपफुली आपको ये 14 के 14 टॉपिक समझ आए होंगे। अब एक चीज बता रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं ये जो 14 टॉपिक है ये बच्चों को थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, कई बार समझ आ जाते हैं सिंपल तरीके से, कई बार नहीं आते हैं। जैसे अब डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन सबको मालूम है कि सर ये क्योंकि हमारा खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट साइड आना है, क्योंकि खर्चे डेबिट साइड आते हैं। दूसरा, जो जिस भी चीज पे डेप्रिसिएशन लगा उस चीज से माइनस कर देंगे। तो कुछ इतने आसान है, कुछ ये एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, बस कंफ्यूजिंग है थोड़े बहुत और समझने में थोड़े से टिपिकल, एकदम ही कठिन नहीं है कि सब समझ ही नहीं आया। क्लियर? तो एक बार अगर नहीं समझ आया तो वापस से रिमाइंड करो, वापस से एक बार पूरा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक करके एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ समझने की कोशिश करो, आंसर्स देखो, तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ जाएंगी। जब आप अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की जब मैं वीडियो डालूंगा तो और अच्छे से आपको शायद से समझ आ। उसके अलावा एक थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ समझने की, चाहो तो रट लो, है ना। 14 है, 14 के दो फोल्ड इफेक्ट, मतलब 14 दूनी 28 टॉपिक रटने, 28 फोल्ड इफेक्ट रखने हैं, या तो ये कर लो, मैं इस पे सलाह नहीं दूंगा कि यही करो, ठीक है। और या तो फिर बेटा उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझो, क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ, और एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, एक एक एडजस्टमेंट उठाओ, देखो कि वो क्वेश्चन में कहाँ कहाँ लिखा रहा है और क्या सर ने वही वही चीजें लिखवाई हैं, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना आसानी से आपको समझ आने वाला है।
तो ये थे 14 एडजस्टमेंट जो एक ही बार में मैंने एक ही वीडियो में कवर अप कराए। होपफुली आपको ये 14 के 14 एडजस्टमेंट समझ आए हो। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।